नमस्ते बच्चों आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं आपका पाठ 4 नन्हा फनकार। तो बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। ठीक है बच्चों, अब हम शुरू करते हैं अपना पाठ। बच्चों, यह एक कहानी है और इस कहानी के माध्यम से एक बच्चे की कुशलता को बताया गया है कि वह कितना मेहनती और लगनशील था और कितने अच्छे से अपना काम करता था। इन सब चीज़ों को इस पाठ के अंदर बताया गया है। ये बहुत ही अच्छी कहानी है बच्चों, इसलिए इसे पूरा अच्छे से देखें जिससे कि आपको आपका पाठ अच्छे से समझ में आ जाए। तो बच्चों, शुरू करते हैं हम अपना पाठ। वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। बच्चों, एक लड़का, चौकोर का मतलब होता है बच्चों जिसमें 4 कोने हों। जैसे आपकी बुक है, ये कैसी है? चौकोर। तो ऐसा उसके पास एक पत्थर था, वह उसको लेकर बैठ गया। और बुदबुदाना होता है बच्चों मन ही मन में कोई बात बोलना, यानी अपने मुंह के अंदर ही कुछ बात बोलना जो दूसरों को समझ में ना आए। और छेनी हथौड़ा, छेनी होता है बच्चों जो इस छेनी से पत्थर को तोड़ा जाता है और हथौड़े से पर उस पर चोट की जाती है। छेनी के ऊपर जब हथौड़े से चोट की जाती है तो पत्थर में छेद बनाए जाते हैं या फिर उस पर अलग अलग तरह की आकृतियां उभारी जाती हैं। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियां उकेरना शुरू किया था। उकेरने का अर्थ होता है बच्चों बनाना। उकेरने का मतलब होता है बनाना। लड़के ने एक अधबनी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानी पूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। अधबनी का मतलब आधी बनी हुई, यानी हाफ। अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई, यानी नोक होता है बच्चों जो कील होती हैं उनको, जो आगे का पतला पतला सिरा होता है ना, नुकीला, उसको बोलते हैं नोक। और सावधानी पूर्वक, यानी बहुत ही होशियारी से, बहुत ही समझ के साथ उसने उस घंटी पर नक्काशी, नक्काशी का मतलब होता है बच्चों तरह तरह की आकृतियाँ बनाना, चित्र बनाना, डिजाइन्स बनाना, उसे बोलते हैं नक्काशी। तो वो डिजाइन बनाने में जुट गया। हथौड़े के बार से पत्थर पर जो कटाव उभरता उससे पत्थर की किरचें छितरा जाती और वह आंखें सिकोड़ लेता। तो बच्चों, यहाँ पर किरचे शब्द आया है। तो किरचे होती हैं जो जब पत्थर पर चोट की जाती है तो उससे जो छोटे छोटे कण, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े एकदम से उछटते हैं, यानी कि दूर गिरते हैं, तो वो होते हैं किरचे। तो वो कहाँ आ जाती थी? आँख पे भी लग सकती थी, मुंह पे भी लग सकती थी, जिससे वह अपनी आँख को सिकोड़ना, सिकोड़ने का मतलब होता है बंद कर लेना, यानी बहुत छोटी कर लेना। साथ साथ धीमी आवाज में वह कुछ गुनगुनाने भी लगता, यानी गुनगुनाना यानी कि कोई गाना गाता। उसके चारों ओर दूसरे संगत रास भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। संगत रास का मतलब वो बच्चों साथ में काम करने वाले, साथ में जो मूर्ति बनाने वाले लोग थे वो भी उसके आसपास बैठे हुए थे और अपने अपने काम में लगे हुए थे। केशव 10 साल का था। तो बच्चों, वह लड़का कितने साल का था? 10। और उसका नाम क्या था? केशव। और अभी अपना काम सीख ही रहा था। पिता के एक
बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिजाइन उकेर सकता था। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था उनमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल था। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा जब वह बहुत बारीक जालियां, महीन नफीस बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इठलाकर चलते हुए घोड़े, ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा, यानी बना पाएगा, ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता बनाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर उसके पिता भी कारीगरी का काम करते, यानी कि वो भी पत्थरों पर तरह तरह की मूर्तियाँ, तरह तरह के बेल, फूल आदि बनाते थे। तो उन्हीं को देखकर केशव भी ये सब बनाने लगा। कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था, उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। बच्चों, जब वो केशव पैदा भी नहीं हुआ था तब उसके माता पिता गुजरात से आए थे और कहाँ रहने लग गए? आगरा। आगरा बच्चों एक शहर है यूपी में, उत्तर प्रदेश में एक शहर है आगरा। और गुजरात क्या है बच्चों? एक स्टेट है, राज्य है गुजरात। बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे। आगरे का किला कौन बनवा रहे थे बच्चों? एक बादशाह हुए, बहुत बड़े बादशाह थे अकबर, तो वो आगरे में किला बनवा रहे थे। कब? जब केशव और उसके माता पिता आगरे में रहते थे। केशव के पिता को यही काम मिल गया। केशव का जन्म भी आगरे में ही हुआ था। उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। तो बच्चों यहाँ पर आया है एक शब्द पुश्तैनी। पुश्तैनी का अर्थ होता है बच्चों हमारे पूर्वज, यानी हमारे पुरखों को, मतलब पुश्तैनी मतलब पूर्वजों के गांव, यानी कि जहाँ पर हमारे दादा दादी परदादा परदादी आदि रहते थे उस गांव में, उसे बोलते हैं हम पुश्तैनी, यानी बहुत पुराना। तो वहां जाने का केशव को कभी मौका भी नहीं मिला, जो कि कहाँ था? आगरे में, गुजरात में। आगरे की गलियां और अब सीकरी बस यही उसका घर थी। तो बच्चों आगरा और आगरे के पास है सीकरी, फतेहपुर सीकरी, जहाँ पर क्या बना हुआ है? बुलंद दरवाजा, जो कि शहंशाह अकबर ने बनवाया था। वो कहाँ पर बना हुआ है? फतेहपुर सीकरी में, जो कि आगरे के पास में है। चारों ओर हो रही छेनी हथौड़ों की ठक ठक खटखट के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी ना सुनाई पड़ी। इसलिए अचानक कानों में एक आवाज पड़ने पर वह चौंक गया। माशा अल्लाह है, ये घंटियां कितनी सुंदर हैं, तुमने खुद बनाई हैं? पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई तो उसे एक आदमी दिखा। तो बच्चों जब केशव अपने काम में लगा हुआ था तो उसे किसी के कदमों की आहट, यानी कि पैरों के चलने की आवाज भी सुनाई नहीं दी, और वह अचानक एक आवाज उसके कानों में पड़ी। और वो आवाज क्या थी? माशा अल्लाह, ये घंटियां कितनी सुंदर है, तुमने खुद बनाई हैं। तो केशव ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक आदमी दिखाई दिया। तो केशव ने बच्चों उस आदमी से क्या कहा? बेशक मैंने ही ये घंटियां बनाई हैं। क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा? देखते नहीं, मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ।
केशव ने बड़ी तल्खी से जवाब दिया। बच्चों यहाँ पर तराश शब्द आया है। तो तराशने का मतलब होता है बच्चों जैसे पत्थर को तराश रहे हैं, तो तराशने का मतलब होता है यानी कि बनाना, सजाना, उसे सुंदर बनाना या उस पर कुछ सजावटी चीज उकेरना। तो ये है उसका तराशना, यानी उसे सुंदरता प्रदान करना। और तल्खी का मतलब होता है कि बड़े ही रौब से, बिना किसी संकोच के, बिना झिझक के उसने वो जवाब दिया। दिखता तो है, पर तुम इतने छोटे लगते हो ना। वह आदमी हंसते हुए बोला, मैं 10 साल का हूँ। तो उस आदमी ने उस बच्चे से कहा कि मुझे दिखाई तो दे रहा है कि तुम इस काम को कर रहे हो, लेकिन तुम बहुत छोटे हो। तो उस केशव ने क्या जवाब दिया कि मैं 10 साल का हूँ। तो उस आदमी ने कहा, 10? अच्छा। वह आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला, तब तो काफी बड़े हो। मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था। उसकी उम्र रही होगी 30 से ऊपर। कद मंझोला था। मंझोले का मतलब होता है बच्चों, ना तो ज्यादा बड़ा और ना ही ज्यादा छोटा, यानी कि बीच का। मंझोले का अर्थ है बीच का। वह सफेद अंगरखा और पाजामा पहने हुए था। तो बच्चों यहाँ पर आया है अंगरखा। तो अंगरखा एक, तुमने टीवी में देखा होगा, राजा जो महाराजा जो होते हैं, राजा महाराजा एक ऊपर से नीचे तक एक वस्त्र पहनते हैं, एक ड्रेस पहनते हैं जो ऊपर से लेके नीचे तक एक ही होती है। उसको बोलते, नीचे उसमें घेर होता है, उसको बोलते हैं बच्चों अंगरखा। और उसके नीचे पाजामा पहना जाता है। तो उस व्यक्ति ने भी ऐसा ही वेशभूषा पहना हुआ था। उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे, यानी कि उसने एक पगड़ी पहनी हुई थी जिसका रंग लाल था और बाल लंबे थे जो कि पगड़ी के अंदर ढके हुए थे। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। ऐसा लग रहा था मानो वह बहुत बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़े बड़े मोतियों की माला और उंगलियों की अंगूठियों को देखते हुए सोचा, तीखी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, होठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछें। यानी कि बच्चों उस आदमी ने क्या पहना हुआ था? बड़े बड़े मोतियों की माला पहनी हुई थी। उसके हाथ की जो उंगलियां थी वो अंगूठियों से भरी हुई थी और तीखी नाक यानी कि लंबी नाक थी और बड़ी बड़ी आंखें थी और होठों को ढकते हुए, यानी जो उसके होठ थे वो उनको ढके हुए थी। क्या? उसकी मूछें, यानी कि उस आदमी के मूछें थी जो, जिन मूछों ने उसके पूरे होठों को ढका हुआ था। मूछें तो आप सभी जानते हैं, आदमी देखे होंगे आपने बड़ी बड़ी मूछों वाले। तो ऐसी उस आदमी की मूछें थी। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना कर ही रहा था। व्यक्तित्व का मतलब होता है बच्चों उस आदमी के पर्सनालिटी, यानी कि उस आदमी के बारे में वो सोच ही रहा था। मुआयने का मतलब है अंदाजा, यानी छानबीन या जांच पड़ताल कर ही रहा था। तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़ी में अभी काफी काम बाकी है। इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, उसने किसी की तेजी से दौड़कर आने की आवाज सुनी। यानी कि बच्चों जब उस आदमी ने किसी चीज के बारे में बोला कि इसमें तो अभी बहुत काम बाकी है, तभी वहां पर एक दूसरा आदमी तेजी से दौड़कर आया। यह और कोई नहीं, महल का पहरेदार था। कौन था बच्चों वो आदमी?
महल का पहरेदार। और उसने क्या बोला, हुजूर माफ़ करें, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला, हाँफते हुए उसने कहा। तो बच्चों, जो आदमी वहाँ केशव से बातें कर रहा था वो कौन था? वो था बच्चों अकबर, महाराजा अकबर। तो जब उसका पहरेदार वहाँ पर आया तो उसने महाराज से माफ़ी मांगते हुए कहा कि महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए। हुजूर का मतलब बच्चों महाराज भी होता है ना। तो मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे आपके आने का पता ही नहीं था। फिर वह मुड़कर भौचक से खड़े केशव को घूरते हुए बोला, बेवकूफ़ खड़ा हो, हुजूरे आला के सामने बैठने की जुर्रत कैसे की तूने? झुककर सलाम कर इन्हें। तो बच्चों उस पहरेदार ने केशव से कहा कि तू बेवकूफ़ है जो महाराज के यहाँ पर आए हुए हैं और तू बैठा है आराम से। तुम्हारी जुर्रत का अर्थ है बच्चों हिम्मत, कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तूने महाराज के सामने बैठे ही रहा, खड़े होकर प्रणाम भी नहीं किया। अब केशव का माथा ठनका। माथा ठनकने का अर्थ है बच्चों एकदम से उसको घबराहट हुई, यानी डर सा लगा। उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था। अब बच्चों अब केशव को कुछ कुछ यानी कि यह समझ में आ रहा था कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है। बदहवासी में छेनी हाथ से छूटकर नीचे गिरी और वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। अरे कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं? केशव ने क्या कहा बच्चों कि कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं। यह ख्याल आते ही उसने झुककर सलाम किया और खरगोश की सी कातर नज़रों से अकबर को देखने लगा। अकबर को पहरेदार की यह दखलंदाजी भली ना लगी। दखलंदाजी का मतलब है बच्चों बीच में रोक टोक करना, है ना, बीच में दाखिल हो जाना। ये अकबर को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने खींचकर पहरेदार को वहाँ से जाने का इशारा करते हुए कहा, ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। पहरेदार तो चला गया मगर केशव असमंजस में था कि उसे क्या करना चाहिए। वापस अपना नक्काशी का काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म के इंतजार में खड़ा रहे। दिल तो उसका अभी भी धक धक कर रहा था। हाँ, पर अब वह डरा हुआ नहीं था क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने नरम आवाज में पूछा। केशव ने कहा कि केशव। उसने नपातुला जवाब दिया। नपातुला यानी कि बहुत ही छोटे शब्दों में एक ही बार में बोल दिया कि केशव। केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया, क्योंकि बच्चों केशव तो उलझा हुआ था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़े और छेनी का भी इंतजाम करना होगा। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भागा गया और उनका छेनी हथौड़ा उठाकर उल्टे पांव लौट आया। दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास जमीन पर बैठ गए और पास में पड़े पत्थर को खींचते हुए बोले, ठीक है, अब बताओ कि मुझे क्या करना है। केशव ने संदेह भरी नज़रों से अकबर की ओर देखा। हुजूर, क्या आप यह सब करेंगे? क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूँगा। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। केशव शक पका गया।
दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगता, उसने कुछ अनमने भाव से कहा। अकबर अब हंसकर बोले, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलिया ढोने में किसी की मदद की थी, क्या यह काम उससे भी ज़्यादा मुश्किल है? केशव अभी भी असमंजस की स्थिति में था। वह अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छेनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। फिर जैसे कि केशव के पिता ने उसे सिखाया था, उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया और गंभीरता से कहा, देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथौड़े से वार किया, जिससे कटाव ज़्यादा गहरा हो गया। तो बच्चों, अकबर ने जब हथौड़े से छेनी पर वार किया तो जो पत्थर था वो ज़्यादा कट गया। तो अरे अरे, नहीं नहीं, केशव ने तुरंत गलती पकड़ी। हथौड़े को आहिस्ता से मारना है। ऐसे, आहिस्ता का मतलब होता है बच्चों धीरे से, ठीक है। उसने करके दिखाया, यानी कि केशव ने हथौड़ा मारकर दिखाया। और हाँ, अपनी आंखें थोड़ी मीच कर रखना, वरना किरचे उड़कर आंखों में चली जाएंगी। अकबर मुस्कुराए, जी हुजूर। जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा। वह लगभग भूल ही गया था कि उसकी बगल में बैठा यह व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने काम की धाक जमाने में उसे मज़ा आ रहा था। धाक जमाना बच्चों, देखो, धाक जमाना शब्द है। धाक जमाने का अर्थ है यहाँ पर बच्चों कि वह जो अकबर था वो उस काम के बारे में कुछ भी नहीं जानता था और केशव उस काम को जानता था, तो उसने अकबर से वह काम करवाया, यानी कि वह उसको अच्छे से सिखा रहा था, उसे बार बार बता रहा था। यानी कि वो ये समझ रहा था कि मैं बहुत अच्छा सीखा हुआ हूँ और इसे कुछ नहीं आता। जैसे कोई आपकी क्लास में कोई बच्चा होता है जो सारे क्वेश्चनों के आंसर अच्छे से जानता है, तो वो आपको और बढ़ चढ़ के जैसे बोलते हैं इंग्लिश में शो अप करना, तो वही चीज़ वो अकबर को बता रहा था और उसे उसमें मज़ा आ रहा था। वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को उकेर रहे हैं। बादशाह से जरा सी भी चूक हो जाने पर फौरन उसकी त्योरियाँ चढ़ जाती। अब बच्चों, त्योरियाँ क्या होती हैं? त्योरिया का मतलब होता है बच्चों हमारी आँखों के ऊपर जो हमारी ये आईब्रोज होती हैं, आईब्रो बनी हुई होती हैं, तो जब हम परेशान होते हैं तो ये अलग तरह की हो जाती है, जब हम खुश होते हैं तो ये अलग तरह की हो जाती हैं। तो ऐसे ही जब अकबर से कोई गलती होती तो उसकी त्योरियाँ चढ़ जाती, यानी ऊपर को हो जाती। काम करते करते अकबर पूछ बैठते, केशव सही नहीं है क्या? और केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति जता देता। तो बच्चों, यहाँ पर असहमति आया है, इसका अपोजिट होता है बच्चों सहमति। सहमति इसका अपोजिट होता है, यानी कि विलोम शब्द होता है और असहमति शब्द का, ठीक है। अब अकबर इत्मीनान से बैठ गए। इत्मीनान का अर्थ होता है बच्चों आराम से, और केशव को काम करता हुआ देखने लगे। अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आप आसपास मौजूद दूसरे संगतरास उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे हैं। अब बच्चों, कौतूहल का मतलब है बहुत ही चाव से, बहुत ही प्रसन्न होकर उन्हें देख रहे हैं। अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूने को ही नहीं तराश रहा, बल्कि अपनी तरफ से भी उनमें कुछ जोड़ रहा था, जिससे वे डिजाइन ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे।
लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा, केशव देखना, एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। कारखाना? कैसा कारखाना? बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगें, तब मैं कारखाने बनवाऊंगा। इन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों के बुनकर, संगतरास और पत्थर लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार सभी वहाँ काम करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर देखो बहुत सारी चीज़ें आई हैं कि शिल्पकार कौन होते हैं, कलाकार कौन होते हैं, ठीक है, संगतरास कौन होते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ो ध्यान देकर। तो फनकार और शिल्पकार, तो बच्चों शिल्पकार तो वो होते हैं जो लकड़ी पर नक्काशी करने वाले, लकड़ी की जो वस्तु होते हैं उन पर नक्काशी करते हैं, उनको बोलते हैं शिल्पकार। और गलीचे बनाने वालों को बोलते हैं बुनकर। और पत्थर तराशने वाले को बोलते हैं बच्चों संगत रास। और चित्र बनाने वाले को चित्रकार। ठीक है बच्चों। और इन सभी को मिलकर जो बनता है कलाकार। तो केशव का चेहरा चमक उठा। वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहाँ जरूर काम करना चाहूँगा। अकबर उठ खड़े हुए, जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और कहा, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो। हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? केशव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। मैं जरूर आऊँगा केशव। फिर तो पूरे दिन संगत रासों के बीच केशव की धूम मची रही। वह बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकात सबको सुनाता रहा। रात हो चली थी। केशव बहुत थका हुआ था, पर आंखों में नींद कहाँ। वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए। बादशाह सलामत ने कहा है कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। अपने सिर को पिता की बाहों के सहारे टिकाकर केशव धीरे से बोला, हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान है। बिल्कुल सही, पिता ने कहा। कुछ सोचकर केशव ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर भी वे सीकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं? पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया, हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है, पर सीकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है। मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, इस वजह से वे हर वक्त परेशान रहते थे। वे बहुत से साधु संतों और फकीरों के पास गए। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी आए। उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनके एक नहीं तीन संतानें होंगी, शहजादा सलीम, मुराद और दनियाल। केशव ने चहकते हुए कहा, बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी में नगर बसाने का फैसला किया था। केशव ने कहा, अच्छा, अब समझा। इसीलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। हाँ, और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। केशव उनींदी आवाज में बोला। पिताजी ने देखा कि उसका लाडला बेटा सो गया है। तो बच्चों यहाँ पर उनींदी आवाज का मतलब है नींद आती हुई आवाज में। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आपको ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
इसी के साथ हम बच्चों अगली वीडियो में मिलते हैं इसी पार्ट के क्वेश्चन आंसरों के साथ। तब तक के लिए बाय।